नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन रूम डेक 2 के बारे में। बहुत सारी मशीनरी होती है दोस्तों इंजन रूम डेक 2 पे, जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं। मेरे पीछे बहुत सारी मशीनरी है इस पर्टिकुलर डेक पे और इस वीडियो में हम इन सारी मशीनरीज के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस मशीनरी का क्या पर्पस होता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम ऐसा ही बहुत ही ज्यादा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने वाले हैं मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्यूचर में भी। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम डेक 2 की बात करें तो सबसे पहली मशीनरी होती है डेक 2 की, वो है, जैसे ही आप डेक 2 पे आएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा दोस्तों प्यूरीफायर प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इसको हम बोलते हैं प्यूरीफायर प्लेटफॉर्म। बहुत सारी शिप पे हम इसको बोलते हैं प्यूरीफायर रूम, क्योंकि एक रूम की टाइप में डिजाइन होता है, तो जहां पे अलग से प्यूरीफायर रखे जाते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जब भी प्यूरीफायर वर्क करते हैं तो वर्किंग कंडीशन के दौरान बहुत ही ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको एक सेपरेटली एक रूम या प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्यूरीफायर प्लेटफॉर्म के बारे में और यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके के प्यूरीफायर प्रोवाइडेड है, दो फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर प्रोवाइडेड है और दो ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर प्रोवाइडेड है, और दो फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर के हीटर प्रोवाइडेड है और दो ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर के हीटर प्रोवाइडेड है। जैसा कि दोस्तों फिर से देखेंगे आप, ये है नंबर वन फ्यूल ऑयल हीटर, ये है नंबर 2 फ्यूल ऑयल हीटर, ये है नंबर 1 फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर, ये है नंबर 2 फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर, नंबर 1 ल्यूब ऑयल हीटर, नंबर 2 ल्यूब ऑयल हीटर, नंबर 1 ल्यूब ऑयल हीटर ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर, नंबर 2 ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर। अब दोस्तों, सबसे पहले प्यूरीफायर का पर्पस क्या होता है? तो प्यूरीफायर का पर्पस होता है जो आपके ऑयल में जितने भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। वो दोस्तों पानी को अच्छे से निकाल देता है प्यूरीफायर, ताकि जो सिर्फ जो फ्रेश ऑयल है, प्योर ऑयल है, वो कंबशन के लिए जाए और कंबशन एफिशिएंटली हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आप पूछेंगे कि दो प्यूरीफायर क्यों प्रोवाइडेड है, एक प्यूरीफायर काफी होता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में हम एक ही प्यूरीफायर यूज करते हैं और एक जो होता है वो रहता है स्टैंड बाय पे। तो दोनों बहुत ही कम सिचुएशन में एक साथ यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ही यूज होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। तो अगर आपने डेक 1 देखा होगा तो दोस्तों मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक से जो फ्यूल ऑयल है वो सबसे पहले जाता है प्यूरीफायर हीटर में। तो वो प्यूरीफायर हीटर है दोस्तों ये, इनमें से कोई भी एक हीटर में जा सकता है वो फ्यूल ऑयल। सबसे पहले यहाँ पे उस फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर जो है वो दोस्तों बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ा दिया जाएगा? अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो जो फ्यूल ऑयल है वो यहां से सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके किसी भी एक प्यूरीफायर में, जो भी उस टाइम वर्किंग कंडीशन में है उस प्यूरीफायर में आपके वो फ्यूल ऑयल ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां पे वो फ्यूल ऑयल प्यूरीफाई हो जाएगा अच्छे से, और उसके बाद वो आगे सिस्टम में सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी साइकिल वर्क करती है। और सेम दोस्तों वर्क करता है ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर भी, इसी तरीके से काम करता है। हीटर का काम है हीट को एडजस्ट करना और प्यूरीफायर का काम है ल्यूब ऑयल में से पानी को निकालना। तो दोस्तों ये है पर्पस पूरा का पूरा प्यूरीफायर का। प्यूरीफायर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें से इंटरव्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम क्लास 4 एमईओ की बात करें तो उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे, और इसीलिए हम लेकर आएंगे प्यूरीफायर का एक ऐसा पूरा वीडियो लगभग 1 घंटे का, जिसमें हम पूरा प्यूरीफायर इन डेप्थ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि ये जो लेआउट है यहाँ पे प्यूरीफायर का प्लेटफॉर्म होता है और ये बेसिक पर्पस होता है फ्यूल ऑयल हीटर का और प्यूरीफायर का। अब दोस्तों अगली मशीनरी है फ्रेश वाटर जनरेटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक मशीनरी है शिप पे। इसके बिना आप जो फ्रेश वाटर है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दोस्तों नाम से ही आपको पता चल गया होगा इसका पर्पस क्या है, फ्रेश वाटर को जनरेट करना। दोस्तों जो सी वाटर होता है उससे फ्रेश वाटर प्रोड्यूस किया जाता है शिप पे। जी हाँ, शिप पे हम खुद अपना फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, चाहे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, या फिर चाहे बॉयलर में यूज करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर हो। वो सारा वाटर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं फ्रेश वाटर जनरेटर की हेल्प से। तो इसका बेसिक काम क्या है? सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर जनरेटर भी अलग से, लेकिन अभी के लिए हम इसके मेजर पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर पार्ट्स दोस्तों होते हैं फ्रेश वाटर जनरेटर के 6 मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इजेक्टर पंप, एयर इजेक्टर और आपके ब्राइन इजेक्टर, फिर हो गया इवेपोरेटर, कंडेंसर,
एंड ऑल्सो डिस्टिलेट पंप। तो ये जो 6 चीजें हैं, जो 6 डिवाइसेस हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनके पर्पस हम फिर पे डिटेल में बताएंगे बाद में, जब हम अच्छे से जो फ्रेश वाटर जनरेटर है उसको पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए दोस्तों 2 फ्रेश वाटर जनरेटर है, और एक फ्रेश वाटर जनरेटर दोस्तों दिन का लगभग 20 टन ऑफ फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, एक फ्रेश वाटर जनरेटर 20 टन ऑफ फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करता है, और दोनों के दोनों फ्रेश वाटर जनरेटर पूरा दिन हमेशा यूज में रहते हैं। तो कितना दोस्तों वाटर प्रोड्यूस हो गया? अगर एक फ्रेश वाटर जनरेटर 20 टन वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो दो दोस्तों कितना प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ कोर्स 40 टन ऑफ फ्रेश वाटर एवरी सिंगल डे। उसके बाद आते हैं दोस्तों मेन इंजन जैकेट वाटर पंप। ये आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 दो मेन इंजन जैकेट वाटर पंप दिए जाते हैं। इनका दोस्तों पर्पस क्या है? इन दोनों पंप का पर्पस ये है कि जैकेट वाटर यूज किया जाता है मेन इंजन में कूलिंग के लिए, लाइनर की कूलिंग के लिए, सिलेंडर हेड की कूलिंग के लिए, एग्जॉस्ट वाल्व की कूलिंग के लिए। तो उन सब चीजों की कूलिंग के लिए दोस्तों जैकेट वाटर यूज किया जाता है। उस जैकेट वाटर को वहां तक पहुंचाने का काम किसका है? इस पंप का, मेन इंजन जैकेट वाटर पंप का वो काम है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि 2 पंप क्यों प्रोवाइडेड है? तो दोस्तों हमेशा नॉर्मल वर्किंग के दौरान सिर्फ एक पंप यूज पे होता है, और जो दूसरा पंप होता है वो होता है स्टैंड बाय। शिप पे दोस्तों हम कैसे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस पॉइंट पे आते हैं कि कौन सा पंप यूज में होना चाहिए? तो दोस्तों ऑड इवन नाम की एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि हम शिप पे नॉर्मली फॉलो करते हैं कि अगर ऑड मंथ चल रहा है तो दोस्तों हम ऑड नंबर का पंप यूज करेंगे, और अगर इवन मंथ चल रहा है तो हम इवन नंबर का पंप यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी कौन सा मंथ है? नंबर 1 मंथ है। नंबर 1 क्या होता है? एक ऑड नंबर। तो हम कौन सा पंप यूज करेंगे? नंबर 1 पंप। और फरवरी की अगर बात आती है तो फरवरी दोस्तों कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो उसमें हम कौन सा नंबर पंप यूज करेंगे? इवन नंबर पंप। फिर मार्च में फिर से ऑड नंबर, और अप्रैल में इवन नंबर। ऐसा दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि हर महीने रोटेट करने के बाद, ऐसे बारी बारी से रोटेट करने के बाद हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि दोनों पंप अच्छे से वर्किंग कंडीशन में। अगर दोस्तों समझ लीजिए ऐसा हो गया कि अगर आपने 1 साल तक सिर्फ एक ही पंप यूज किया और वो पंप अचानक से फेल हो गया, और अब आप दूसरा पंप स्टार्ट कर रहे हैं 1 साल बाद, तो क्या पता वो पंप शायद स्टार्ट ही ना हो, क्या पता वो पंप वर्किंग कंडीशन में ना हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो वो सिचुएशन फेस करने से आप बच सके, इसलिए आप लगातार दोनों पंप को यूज में लाते रहते हैं, ताकि ये एक जो मशीनरी है पंप, ये एक अच्छी कंडीशन में बनी रहे। दोस्तों मशीनरी तभी अच्छी कंडीशन में बनी रहती है जब वो उसको अच्छे से यूज किया जाता है। पड़े पड़े मशीनरी सिर्फ खराब होती है। आगे अगर हम दोस्तों देखा जाए तो 2 और हमको यहाँ पे और पंप मिलेंगे, सेंट्रल कूलिंग वाटर पंप। सेंट्रल कूलिंग वाटर पंप, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है सेंट्रल कूलिंग वाटर पंप का? दोस्तों पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो जो सी वाटर था वही सारी मशीनरीज की कूलिंग के लिए यूज होता था। नॉर्मली हम सी वाटर को उठा दिया, सी वाटर को लाया जाता था अंदर ब्लास्ट पंप से, और वही जो सी वाटर है उसको यूज कर लिया जाता था वेरियस कूलिंग पर्पसेस के लिए, वेरियस मशीनरीज के लिए। लेकिन दोस्तों उससे एक प्रॉब्लम होती थी कि बहुत ज्यादा स्केलिंग होती थी, बहुत ज्यादा करोजन होता था, बहुत ज्यादा जो है आपके मरीन ग्रोथ प्रोड्यूस होती थी डिफरेंट मशीनरीज के जो कूलिंग पार्ट्स होते हैं उनमें। तो ये सिचुएशन दोस्तों बहुत ही बड़ी होने लगी, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती थी, और इसी वजह से मेंटेनेंस बहुत बढ़ता था, और मशीनरी की जो लाइफ स्पैन थी वो भी कम हो जाती थी, और ऊपर से जो थर्ड नंबर है वो कूलिंग एफिशिएंसी भी मशीनरी की बहुत ही ज्यादा कम हो जाती थी। इस चीज से दोस्तों बचने के लिए हमने ये किया कि जो फ्रेश वाटर हम दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं फ्रेश वाटर जनरेटर से, वही फ्रेश वाटर यूज किया जाता है कूलिंग के लिए डिफरेंट मशीनरीज की। जी हाँ, वही फ्रेश वाटर यूज किया जाता है डिफरेंट मशीनरीज की कूलिंग के लिए। वो वाटर यूज करने से फायदा क्या होगा दोस्तों? क्योंकि इसकी सैलिनिटी कम है तो स्केल कम प्रोड्यूस होगा, साथ में करोजन कम होगा, और क्योंकि एक फ्रेश वाटर है, डायरेक्ट सी वाटर नहीं है, तो दोस्तों इसमें मरीन ग्रोथ भी नहीं होगी, और जो आपके मरीन ग्रोथ के चांसेस है डिफरेंट कूलिंग पार्ट्स में वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका फायदा ये है कि ये सब फायदे मैंने बता दिया। अब जो कूलिंग वाटर, जो फ्रेश वाटर जब वो यूज कर रहे हैं डिफरेंट मशीनरीज की कूलिंग के लिए, चाहे वो ऑक्सिलरी इंजन हो, मेन इंजन हो, फिर चाहे आपके एयर कंप्रेसर हो, कोई भी मशीनरी हो, इन सारी मशीनरीज को हम कूल करते हैं फ्रेश वाटर से। अब दोस्तों फ्रेश वाटर इन मशीनरी को कूल करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही मैंने बोल रहा हूँ ना, उस फ्रेश वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो हम इस फ्रेश वाटर को क्या बोलते हैं? एलटी वाटर, लो टेम्परेचर वाटर। जी हाँ, लो टेम्परेचर वाटर मतलब वो वाटर जो कि मेन इंजन के अलावा बाकी चीजों की कूलिंग के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि मेन इंजन का जो जैकेट वाटर होता है, जब वो कूलिंग करता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रीच हो जाता है, अराउंड 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो उसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर वाटर। बाकी जितना भी वाटर दूसरी मशीनरीज की कूलिंग में यूज होता है, जैसे कि ऑक्सिलरी इंजन या फिर एयर कंप्रेसर, तो दोस्तों उस पानी को हम बोलते हैं लो टेम्परेचर वाटर या फिर एलटी वाटर।
तो दोस्तों आप समझते हैं क्या होता है, जब भी ये जो फ्रेश वाटर है, एलटी वाटर या एचटी वाटर, ये किसी मशीनरी की कूलिंग इसने कर दी। अब कूलिंग करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये उस मशीनरी को तो ठंडा कर देगा, पर उस मशीनरी की हीट वो ये वाटर ले लेगा। अब इस वाटर को भी तो फिर से ठंडा करना जरूरी है, हम वाटर को डायरेक्ट फेंकते नहीं है, इसी वाटर को बार बार हम रीयूज करते हैं। तो वो वाटर जो अब गर्म हो चुका है उसको सेंट्रल कूलर में लाया जाएगा। सेंट्रल कूलर, एक कूलर लगा हुआ होता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का, एक अच्छे से हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी अगले डेक पे। तो दोस्तों एक कूलर होता है, उसमें वो गर्म पानी लाया जाता है, जो एलटी वाटर है या फिर एचटी वाटर है वो उसमें लाया जाता है, और वहां पे दोस्तों सी वाटर के थ्रू उसको ठंडा कर लिया जाता है उस पानी को। समझ रहे हैं, हीट एक्सचेंज प्रोसेस हो जाती है उस पर्टिकुलर एक ही कूलर में, किसके थ्रू, सी वाटर के थ्रू। तो सी वाटर सिर्फ शिप में एक मशीनरी में आ रहा है जो कि है सेंट्रल कूलर। सेंट्रल कूलर में सी वाटर आकर आपका जितना भी एलटी वाटर है शिप का उसको ठंडा कर दे रहा है, और अब वो एलटी वाटर आगे जाके डिफरेंट मशीनरीज में कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज होगा। तो स्केलिंग के चांसेस कहां पे होंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कूलर में। करोजन के चांसेस कहां होंगे, सिर्फ सेंट्रल कूलर में। और मरीन ग्रोथ के भी चांसेस कहां होंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कूलर में। बाकी की आपकी सारी जितनी भी मशीनरीज है वो अच्छे से ऑपरेट करेगी बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि आप उनका जो है कूलिंग वो फ्रेश वाटर की तरह से कर रहे हैं, फ्रेश वाटर के यूज से कर रहे हैं। अब दोस्तों ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि ये पॉइंट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था अगर हम मरीन इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों पंप की। तो ये दोनों पंप का अब आपको पर्पस समझ में आ गया होगा। सेंट्रल कूलिंग वाटर पंप मतलब जो सेंट्रल कूलर को वो जो एलटी वाटर पहुंचा रहे हैं, सेंट्रल कूलर को एलटी वाटर जो पहुंचाया जा रहा है वो इन पंप्स के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इतना सा बात है दोस्तों। अब आगे आता है दोस्तों कंट्रोल एयर ड्रायर। तो कंट्रोल एयर शिप पे बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जहां पे दोस्तों हम कंट्रोल एयर यूज करते हैं। तो उन सिस्टम्स में दोस्तों हमको अच्छे से जो है एयर उसको ड्राई करना जरूरी है। अगर वहां पे मॉइस्चर हो गया तो वो सिस्टम जो कंट्रोल होगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वाल्व्स डैमेज हो सकते हैं। तो उस वजह से दोस्तों जो एयर है उसको, कंट्रोल एयर है उसको अच्छे से ड्राई करना जरूरी है, और वही है दोस्तों इसका पर्पस कंट्रोल एयर ड्रायर का, कि जो कंट्रोल एयर है उसको अच्छे से ड्राई कर देता है। आगे दोस्तों हम बात करें तो हॉट वेल। हॉट वेल दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा ये इतना बड़ा वेल है, टैंक टाइप टैंक है दोस्तों ये, और इसको हम हॉट वेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। कैसे गर्म होता है दोस्तों, जो डिस्टिल्ड वाटर तो आपने देखा ही होगा स्टीयरिंग गियर रूम में, वो डिस्टिल्ड वाटर हम इसमें लाते हैं इस पर्टिकुलर टैंक में। और दोस्तों बॉयलर की जो स्टीम होती है जो कि डिफरेंट हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है ऑनबोर्ड शिप, जैसे कि हमने डेक 1 पे बहुत सारे ऐसे टैंक देखे थे, फ्यूल ऑयल टैंक, ल्यूब ऑयल टैंक, जहां पर स्टीम कॉइल्स लगी हुई थी, राइट। तो वो स्टीम कॉइल्स में हीटिंग कौन करती है, स्टीम हीटिंग करती है। और हीटिंग करने से क्या होता है, स्टीम अपनी हीट तो उस फ्यूल ऑयल को दे देती है, उस ल्यूब ऑयल को दे देती है, और हीट देने के बाद दोस्तों क्या होगा, वो स्टीम जो है कंडेंस हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर उसका अभी भी ज्यादा होगा। तो कंडेंस होने के बाद वो जो अब जो वाटर बचा है, क्योंकि वो पहले स्टीम थी अब कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में आ गई है, अब वो गर्म वाटर आएगा कहां पे, हॉट वेल में। और यहाँ पे आके दोस्तों किसको गर्म करेगा, जो डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे पड़ा है उसको गर्म करेगा। टेम्परेचर अराउंड बढ़ा लेगा 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद ये जो वाटर है दोस्तों इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपने मेन बॉयलर में, ताकि वहां पे पहले से हम जो टेम्परेचर है वो इसलिए बढ़ाते हैं ताकि अंदर जाकर अच्छे से वो एक स्टीम में प्रोड्यूस हो पाए और बॉयलर को ज्यादा वर्क करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों अगली मशीनरी की अगर हम बात करें तो वो है डोमेस्टिक फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर टैंक एंड ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर टैंक। डोमेस्टिक फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर टैंक एंड ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर टैंक, पर्पस दोनों का सेम है, लेकिन अब बात करते हैं कि हाइड्रोफोर टैंक क्या होता है। हाइड्रोफोर टैंक दोस्तों एक ऐसा मशीनरी है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर 75% वाटर भरा हुआ रहता है। एक कैप्सूल की तरह दिखता है, जो आपने कैप्सूल होती है टैबलेट उसकी तरह ये दिखता है ये पर्टिकुलर डिवाइस। इसके अंदर 75% वाटर भरा हुआ रहता है, ऊपर का जो 25% है उसमें होती है कॉम्प्रेस्ड एयर। अब दोस्तों ये कॉम्प्रेस्ड एयर जो है वाटर पे प्रेशर लगाती है, और इसी की वजह से वाटर इतना जोर से नीचे की तरफ से निकलता है इससे कि जो पाइपलाइन है वो नीचे से कहां तक जाती है, सीधी अकोमोडेशन तक। तो इतना जोर से वो एयर इस वाटर पे प्रेशर लगाती है कि ये जो वाटर है वो अपने आप अकोमोडेशन तक चला जाता है। आपको किसी भी पंप की जरूरत नहीं है यहाँ पे इस वाटर को अकोमोडेशन तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों यही होता है हाइड्रोफोर टैंक का पर्पस। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर वाटर तो आपने भेज दिया अकोमोडेशन तक, वो वाटर यूज हो गया, वाटर तो अंदर कम हो गया, तो वाटर एक्सपैंड, अब वाटर का लेवल कम हो गया, तो वाटर का लेवल कम होगा तो क्या होगा, जो एयर है वो एक्सपैंड हो गई अंदर,
तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अभी नॉर्मली 75% वाटर है, अब वाटर का लेवल जैसे जैसे ग्रेजुअली रिड्यूस करेगा और 25% तक आ जाएगा, तो दोस्तों जो ऑटोमेटिकली पंप एक स्टार्ट हो जाएगा और फिर से हाइड्रोफोर्मेट जो है वाटर भर देगा। अब वाटर का लेवल जैसे ही फिर से 75% तक रीच होगा तो वो जो एयर है वो फिर से कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली पंप कट ऑफ हो जाएगा। तो इससे फिर से जो हाइड्रोफोर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब फिर से हाइड्रोफोर के अंदर 75% वाटर है और 25% एयर, और वैसे ही हाइड्रोफोर काम करने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर उस वाटर को प्रेस करेगी और वो वाटर सीधा का सीधा अकोमोडेशन तक पहुंच जाएगा। दोस्तों हाइड्रोफोर के बारे में हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे, सेपरेटली पूरी एक मशीन दी है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इन दोनों पर्टिकुलर हाइड्रोफोर टैंक का पर्पस क्या हुआ दोस्तों। डोमेस्टिक फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर टैंक मतलब जो डोमेस्टिक वाटर हमने डिस्कस किया था दोस्तों स्टीयरिंग गियर रूम में, डोमेस्टिक वाटर जो कि यूटिलिटी के लिए यूज होता है, चाहे कपड़े धोने के लिए, चाहे गैली में, चाहे आपके वॉशिंग के लिए, उस सारे वाटर को अकोमोडेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा हाइड्रोफोर यूज होता है, ये वाला हाइड्रोफोर टैंक। और दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर टैंक मतलब जो पीने का पानी है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये हाइड्रोफोर टैंक होता है। दोनों के लिए अलग अलग हाइड्रोफोर टैंक होते हैं लेकिन काम ये दोस्तों सेम एक ही तरीके से करते हैं। अब दोस्तों अगली जो मशीन दी है वो है यूवी स्टेरिलाइजर। यूवी स्टेरिलाइजर दोस्तों ये बहुत ही एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन दी है क्योंकि इसका पर्पस ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है उनको ये किल कर देता है। दोस्तों जो ड्रिंकिंग वाटर है, मैं फिर से आपको सेंटेंस रिपीट करूंगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है उनको ये किल कर देता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इसके थ्रू पास होता है यूवी स्टेरिलाइजर के थ्रू, और इसके थ्रू पास होने के बाद दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर लैंप्स लगी हुई होती है, यूवी लैंप्स लगी हुई होती है। वो लैंप्स उस पानी के ऊपर पड़ती है और उसकी वजह से दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उस पानी में वो सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और उसके बाद ही उस पानी को आप पी सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट फ्रेश वाटर जनरेटर से जो प्रोड्यूस हुआ है आप उसको पी नहीं सकते हैं, आपको उसको यूवी स्टेरिलाइजर के थ्रू गुजारना पड़ेगा। यूवी स्टेरिलाइजर के थ्रू पास होने के बाद ही दोस्तों उसके अंदर के जब सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तभी आप उस पानी को पी सकते हैं। यूवी स्टेरिलाइजर अभी के लिए इतना ही, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कॉम्पोजिट बॉयलर। हम यही चीज हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों डेक 1 में। ये बहुत बड़ा है, इस तरीके से बॉयलर है तो हाफ इसका पोर्शन रहता है डेक 1 पे और ये यही बॉयलर नीचे तक आता है डेक 2 तक, तो ये उसी बॉयलर का लोअर मोस्ट पार्ट है। तो अगर आप डेक 1 आप फिर से अगर देखेंगे दोस्तों अच्छे से, तो मैंने वहां पे ये एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अगली मशीनरी के बारे में जो कि है मेन एयर कॉम्प्रेसर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं दो मेन एयर कॉम्प्रेसर प्रोवाइडेड होते हैं, 1 and 2। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीनरी है शिप की और बहुत ही ज्यादा यूज होती है ऑन बोर्ड शिप। इसका पर्पस क्या है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एयर को कॉम्प्रेस करना। मेन एयर कॉम्प्रेसर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर को लेता है, अच्छे से बता रहा हूं दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा इस पॉइंट को। मेन एयर कॉम्प्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को लेता है, उसको कॉम्प्रेस करता है और उसका प्रेशर बढ़ाता है। उस एयर को फिर दोस्तों ट्रांसफर कर दिया जाता है मेन एयर बॉटल्स में जहां पे उस एयर को रखा जाता है। और वो जो एयर है अब दोस्तों डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। नंबर 1 स्टार्टिंग ऑफ मेन इंजन, स्टार्टिंग ऑफ मेन इंजन के लिए वो एयर यूज होती है। नंबर 2 कंट्रोल एयर, नंबर 3 सर्विस एयर। तो दोस्तों इन 3 पर्पसेस के लिए ये जो एयर है वो यूज होती है। डेक 1 में दोस्तों एयर बॉटल एक्सप्लेन करते टाइम मैंने इन सारे पर्पसेस के बारे में डिटेल में बताया था, तो आप वो डेक 1 सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो है एयर का पर्पसेस होते हैं इस कॉम्प्रेस्ड एयर के। अब दोस्तों बात करें तो ये जो शिप पे यूज होते हैं वो होते हैं मल्टी स्टेज एयर कॉम्प्रेसर। सिंगल स्टेज एयर कॉम्प्रेसर का दोस्तों हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमको जो एयर चाहिए उसका प्रेशर हमको बहुत ज्यादा चाहिए, 30 बार चाहिए। और अगर दोस्तों इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए और हम सिंगल स्टेज कॉम्प्रेसर यूज कर रहे हैं तो उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर, जहां पे पहला स्टेज होता है फिर दूसरा स्टेज होता है और इन दोनों के बीच में एक इंटरकूलर लगा हुआ होता है, और आप जो सेकंड स्टेज होता है उसके बाद में भी एक आफ्टर कूलर लगा होता है। उससे दोस्तों फायदा ये होता है कि जो वर्क डन है वो दोस्तों काफी कम हो जाता है और एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है आपके कॉम्प्रेसर की, और जो ओवरऑल साइज है वो भी दोस्तों काफी रिड्यूस हो जाती है। तो शिप पे दोस्तों हम यूज कौन सा करते हैं, 2 स्टेज एयर कॉम्प्रेसर, 2 स्टेज मेन एयर कॉम्प्रेसर यूज करते हैं जिसके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, एलपी स्टेज एंड एचपी स्टेज। एलपी स्टेज मतलब
लो प्रेशर स्टेज एंड एचपी स्टेज मतलब हाई प्रेशर स्टेज। लो प्रेशर स्टेज हमेशा देखने में साइज में बड़ा होता है और हाई प्रेशर स्टेज दोस्तों साइज में दिखने में हमेशा छोटा होता है। मेन एयर कंप्रेसर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीनरी है कि इसके बारे में तो डिटेल में डिस्कस करना दोस्तों बनता ही है, और जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम पूरा इन डिटेल मेन एयर कंप्रेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इतनी ज्यादा मशीनरीज है एक साथ डिस्कस करने को, क्योंकि अभी हम सिर्फ पर्पसेस की बात कर रहे हैं मशीनरी की, तो अभी के लिए दोस्तों मेन एयर कंप्रेसर में इतना ही, लेकिन फ्यूचर में हम और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। अगला दोस्तों है ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर। अगर दोस्तों शिप बहुत बड़ी है और उसके अंदर एयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कंप्रेस्ड एयर की, तो दोस्तों आपको एक और कंप्रेसर चाहिएगा और वही है दोस्तों ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर। ये दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर की एयर जनरेट नहीं करता है, अराउंड 7 बार की एयर जनरेट होती है इसमें, लेकिन जो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको एक और एयर कंप्रेसर चाहिएगा और उसी कंडीशन में दोस्तों ये यूज होता है। पर्पस बिल्कुल सेम है, वर्किंग बिल्कुल सेम है। अगला है दोस्तों स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक लो। स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक लो, अगर आपने डेक 1 देखा है तो दोस्तों आपको जरूर पता होगा कि ये क्या है। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ऐसा डिटेल में आपको इंटरनेट पे कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तो डेक 1 पे जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। वहां पे मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल जो टैंक होता है ग्रेविटी टैंक, वो डेक 1 पे जो होता है हाई टैंक होता है और डेक 2 पे जो होता है लो टैंक होता है। तो वही ये लो टैंक है। ये लो टैंक दोस्तों तो सबसे पहले इसका अगर आपको फंक्शन जानना है तो आपको डेक 1 देखना ही देखना होगा, और उसके बाद में यही है दोस्तों आपको सीरीज में चलना होगा, तभी आप मशीनरीज को कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो डेक 1 में इसका पर्पस देखिए आप सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों अगली चीज ये है कि स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक लो। तो अगर आपने डेक 1 देखा तो आपको पता होगा कि लो टैंक कब यूज होता है, जब आपके शिप का ड्राफ्ट कम होता है और आउटसाइड वाटर प्रेशर कम होता है स्टर्न ट्यूब पे, तब दोस्तों हम स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक लो यूज करते हैं, ताकि जो ब्लू बॉयल जो जा रहा है स्टर्न ट्यूब में ल्यूब्रिकेशन के लिए और सीलिंग के लिए, उसका प्रेशर भी कम हो, तो उसकी वजह से इफेक्टिव सीलिंग भी मेंटेन होगी और ना पानी अंदर आ सकता है और ना ऑयल आउटसाइड जा सकता है शिप के। तो दोस्तों उसके लिए आपको पहला वीडियो अच्छे से देखना होगा। स्टर्न ट्यूब ब्लू बॉयल ग्रेविटी टैंक लो कब यूज होता है अभी मैंने आपको बता दिया है। अगली मशीनरी है दोस्तों मेन बॉयलर, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और डेक 1 पे भी मैंने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो वही ये बॉयलर है जो डेक 1 पे है, इसका अपर मोस्ट पार्ट है, और नीचे की तरफ दोस्तों डेक 2 पे इसका लोअर मोस्ट पार्ट है। तो हमने जो डिस्कस किया है डेक 1 में वही सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। बस आप यहाँ पे 2 चीजें और एक्स्ट्रा देख सकते हैं। एक तो है दोस्तों बॉयलर फ्यूल ऑयल हीटर, दोस्तों 2 फ्यूल ऑयल हीटर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, और दोस्तों फ्यूल ऑयल बर्निंग पंप नंबर 1 और नंबर 2, 2 फ्यूल ऑयल बर्निंग पंप प्रोवाइडेड है और 2 बॉयलर फ्यूल ऑयल हीटर प्रोवाइडेड है। बॉयलर फ्यूल ऑयल हीटर का दोस्तों पर्पस क्या है, फ्यूल ऑयल को हीट करना। कितना हीट करना, अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस तक। और दोस्तों फ्यूल ऑयल बर्निंग पंप का क्या पर्पस है, उस फ्यूल ऑयल को सप्लाई करना। बस दोस्तों इतनी सी बात है। बॉयलर फ्यूल ऑयल हीटर जो है वो उस फ्यूल ऑयल को हीट करता है अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस तक, और फ्यूल ऑयल बर्निंग पंप जो है वो उस फ्यूल ऑयल को कितना जो है पंप करता है बॉयलर की तरफ। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि 2 पंप क्यों प्रोवाइडेड है, तो दोस्तों वही एक चीज है कि एक ही पंप यूज होता है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के दौरान, लेकिन हम रोटेट करते रहते हैं। एक पंप स्टैंड बाय पे रहता है, अगर बाय चांस एक पंप खराब हो गया तो दूसरा पंप ऑटोमेटिकली कट इन हो जाएगा और वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये दोस्तों ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है शिप पे। ये था दोस्तों आपका बॉयलर प्लेटफॉर्म, खत्म हो चुका है। अब डेक 1 पे इसका फर्स्ट पार्ट था, डेक 2 पे इसका नीचे वाला पोर्शन है। अब दोस्तों हम अगले पोर्शन पे आते हैं जो कि है डीजल जनरेटर प्लेटफॉर्म। जी हाँ, डीजल जनरेटर शिप पे 3 होते हैं नॉर्मली, 2 या 3 डीजल जनरेटर होते हैं। इसका पर्पस मैंने पहले बताया था फर्स्ट डेक में। पर्पस दोस्तों ये होता है डीजल जनरेटर का कि जो ऑक्सिलरी इंजन होता है शिप पे, जो कि एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसका क्रैंकशाफ्ट किससे कनेक्टेड होता है, एक ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है। और वो ऑल्टरनेटर जब वो ड्राइव करता है ऑक्सिलरी इंजन, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है शिप के लिए। डिटेल में दोस्तों हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों हम बात करते हैं कि वो जो 3 डीजल इंजन जो प्रोवाइडेड होते हैं, 3 ऑक्सिलरी इंजन प्रोवाइड होते हैं, वो कहां पे प्रोवाइडेड होते हैं, वो दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं डीजल जनरेटर प्लेटफॉर्म पे। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 3 डीजल इंजन बने हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दोस्तों फिर से देखिएगा, ये जो डीजल जनरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल जनरेटर, ये है डीजल इंजन 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 डीजल इंजन है और इनका पर्पस मैंने आपको अभी भी बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस मशीनरी की जो कि है डीजल जनरेटर फ्रेश वाटर कूलर। डीजल जनरेटर फ्रेश वाटर कूलर, ये दोस्तों क्या होता है डीजल जनरेटर फ्रेश वाटर कूलर, जो
जो जो वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, जो कि यहाँ पे कूलिंग के लिए आ रहा है डीजल जनरेटर में, वो कूलिंग करने के बाद दोस्तों वो पानी गर्म हो जाने वाला है, राइट। अब उस पानी को ठंडा भी तो करना पड़ेगा, वरना फिर वो वापस उसको रीयूज कैसे करेंगे आप। तो वो पानी जो है वो यहाँ पे ठंडा होता है। ये एक शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, उस वाटर को यहाँ पे ठंडा किया जाता है। इस कूलर का यही पर्पज है। बहुत सारे आपको कूलर्स मिलेंगे दोस्तों डेक में, शिप के इंजन रूम में बहुत सारे कूलर होते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। तो कूलर का पर्पज यही है कि वो जो जिस भी पर्टिकुलर चीज का कूलर है उस पर्टिकुलर लिक्विड को ठंडा करना उसका पर्पज है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे तो डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप। दो दोस्तों फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप होते हैं, जैसा कि हमने मेन इंजन के बारे में पढ़ा था। अब जैसा कि अब हम दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप। जो फ्यूल ऑयल होता है दोस्तों डीजल जनरेटर का, डीजल जनरेटर के लिए हम जो फ्यूल ऑयल यूज करते हैं उस फ्यूल ऑयल को वहां तक पहुंचाता कौन है, ये पंप, डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप। बस यही पर्पज है, फ्यूल ऑयल जो है उसको सर्कुलेट करता है सिस्टम में ये पंप। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों है विस्कोथर्म। दोस्तों विस्कोथर्म एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये रहा विस्कोथर्म। दोस्तों जो फ्यूल ऑयल हम प्रोवाइड करवाते हैं कंबशन के लिए, उसकी एक विस्कोसिटी लिमिट होती है। उसकी विस्कोसिटी अराउंड होनी चाहिए 13 to 14 सेंटी स्ट्रोक्स, ताकि एक अच्छा कंबशन हो सके। तो दोस्तों विस्कोथर्म का पर्पस यही है कि जो फ्यूल ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं हम मेन इंजन को या फिर डीजल इंजन को, उसकी जो है वो विस्कोसिटी मेजर करता है। और अगर विस्कोसिटी समझिए ज्यादा है तो वो उस फ्यूल ऑयल हीटर जो है, जो आपका हीटर है यहाँ पे, जो डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल हीटर है, इसमें दोस्तों स्टीम का सप्लाई बढ़ा देगा। स्टीम का सबसे पहले समझिए कि वो जो फ्यूल ऑयल है वो गर्म कैसे हो रहा है। वो फ्यूल ऑयल गर्म ऐसे हो रहा है कि वो फ्यूल ऑयल इस हीटर के थ्रू पास हो रहा है। ये रहे दोस्तों दो डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल हीटर। वो जो फ्यूल ऑयल है वो हीटर के थ्रू पास होगा। हीटर में दोस्तों स्टीम होती है, और वो जो स्टीम होती है वो उस पर्टिकुलर फ्यूल ऑयल को गर्म कर देती है। और जब भी कोई लिक्विड गर्म होता है तो क्या होता है दोस्तों, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। और जब भी कोई जो फ्यूल ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो एक सेकंड के लिए पहला एक सिनेरियो लेते हैं। आपका जो फ्यूल ऑयल है समझ लीजिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, अराउंड 16 सेंटी स्ट्रोक। अब आपको उसकी विस्कोसिटी कम करके 13 सेंटी स्ट्रोक लानी है। तो वो जो फ्यूल ऑयल है वो विस्कोथर्म के थ्रू पास होगा, विस्कोथर्म के थ्रू। विस्कोथर्म उसकी जो है विस्कोसिटी मेजर कर लेगा, विस्कोथर्म उसकी विस्कोसिटी मेजर कर लेगा कि इस फ्यूल ऑयल की विस्कोसिटी है 16 सेंटी स्ट्रोक्स। अब इसका पर्पस है 16 सेंटी स्ट्रोक से 13 सेंटी स्ट्रोक्स पर लेकर आना उस फ्यूल ऑयल की विस्कोसिटी को। तो वो ये कैसे करेगा, जो फ्यूल ऑयल यहां से हीटर के थ्रू पास हो रहा है उस फ्यूल ऑयल की स्टीम जो है उस हीटर में जो स्टीम है वो स्टीम बढ़ा देगा, ज्यादा स्टीम सप्लाई कर देगा फ्यूल ऑयल हीटर में। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा आपका फ्यूल ऑयल। और फ्यूल ऑयल अगर ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी अपना 13 सेंटी स्ट्रोक्स पे आ जाएगी। और एक बार अगर इसने मेजर कर लिया कि हाँ विस्कोसिटी जो है वो 13 सेंटी स्ट्रोक्स पे आ गई है, तो उसके बाद ये फिर से स्टीम का सप्लाई जो है वो कम कर लेगा फ्यूल ऑयल हीटर में। विस्कोथर्म का जो एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अभी के लिए इसका पर्पस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे भी दोस्तों सेम मशीनरी आने वाली है मेन इंजन के रिलेटेड। अभी हम डीजल जनरेटर के रिलेटेड जो भी मशीनरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही मशीनरी दोस्तों मेन इंजन के रिलेटेड यहाँ पे आने वाली है। तो आपको इसका पर्पस जानना बहुत जरूरी है। और ये जो एक पर्टिकुलर डिवाइस है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप शिप पे जाएंगे तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए शॉर्ट में बोल देता हूं कि विस्कोथर्म का पर्पस है, सबसे पहला पर्पस की विस्कोसिटी मेजर करना, और उसके बाद विस्कोसिटी को स्टीम रेगुलेट करके विस्कोसिटी को मेंटेन करना। हीटर में स्टीम को रेगुलेट करके, स्टीम बढ़ा के या कम करके, कुछ भी करके विस्कोसिटी को, फ्यूल को अपनी रिक्वायर्ड विस्कोसिटी तक लेकर आना, ये दोस्तों पर्पस होता है विस्कोथर्म का। तो दोस्तों अगर अगली मशीनरी के बारे में बात करें डीजल जनरेटर प्लेटफॉर्म पे, तो वो है इमरजेंसी एयर कॉम्प्रेसर। दो चीजों के बारे में एक साथ बात करते हैं, दो डिवाइसेस के बारे में। एक तो है इमरजेंसी एयर कॉम्प्रेसर और एक है इमरजेंसी एयर बॉटल। फिर से रिपीट करता हूं, इमरजेंसी एयर कॉम्प्रेसर एंड इमरजेंसी एयर बॉटल। तो दोस्तों एयर कॉम्प्रेसर का हमने यहाँ पे पर्पस डिस्कस किया था, वही सेम पर्पस है इमरजेंसी एयर कॉम्प्रेसर का। एयर कॉम्प्रेसर का पर्पस दोस्तों हमेशा सेम रहता है, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर उसको कॉम्प्रेस करके एयर बॉटल में ट्रांसफर करना, उसका प्रेशर बढ़ा के एयर बॉटल में ट्रांसफर करना। तो इमरजेंसी एयर कॉम्प्रेसर मतलब क्या, वर्ड अपने आप ही बता देता है कि ये जो एयर कॉम्प्रेसर है वो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होगा।
कौन सी इमरजेंसी दोस्तों? समझ लीजिए शिप पे हो चुका है ब्लैकआउट और आपकी जो एयर बॉटल्स है वो खाली हो चुकी है। मेन एयर बॉटल्स है जो कि फर्स्ट डेक पे प्रोवाइडेड थी वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, और क्योंकि ब्लैकआउट हो चुका है तो आप मेन एयर कंप्रेसर भी यूज नहीं कर सकते। ब्लैकआउट दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर शिप पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो आपका सिर्फ इमरजेंसी जनरेटर है और इमरजेंसी लाइटिंग है, सिर्फ वो जल रही है, बाकी आपकी जो जितनी भी मशीनरीज है मेन मशीनरीज वो अभी सारी ऑफ पड़ी है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि अगर अब आपको फिर से डीजल जनरेटर को स्टार्ट करना है, डीजल जनरेटर अभी बंद पड़े हैं दोस्तों ब्लैकआउट के दौरान, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी लानी है तो आपको डीजल इंजन स्टार्ट करना होगा। डीजल इंजन स्टार्ट करना होगा तो आपको क्या करनी होगी, एक चीज स्टार्टिंग एयर प्रोवाइड करनी होगी स्टार्टिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग एयर आपको प्रोवाइड करनी होगी। और अगर आपकी मेन एयर बॉटल्स खाली है तो आप स्टार्टिंग एयर कहां से प्रोवाइड करेंगे? उस कंडीशन में दोस्तों यूज होता है इमरजेंसी एयर कंप्रेसर। इस एयर कंप्रेसर को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड होती है इमरजेंसी लाइटिंग से, वहां से दोस्तों इमरजेंसी लाइटिंग से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड होती है, और वहां उसकी वजह से ये जो इमरजेंसी एयर कंप्रेसर जो कि एक छोटा सा कंप्रेसर है वो ब्लैकआउट कंडीशन के दौरान भी हम रन कर सकते हैं। और इसको रन करने से दोस्तों ये एयर को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके कहां पे भेजेगा? इमरजेंसी एयर बॉटल में। इमरजेंसी एयर बॉटल में उस कंप्रेस्ड एयर को भेज देगा और यहां से दोस्तों वो जो एयर है वो डीजल इंजन की स्टार्टिंग एयर की तरह यूज हो सकती है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि जो इमरजेंसी लाइटिंग है वो इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, वो हम इस डायरेक्ट मेन एयर कंप्रेसर को क्यों नहीं दे देते? दोस्तों ये बहुत बड़ा कंप्रेसर है, इसको यूज होने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हमारे पास है नहीं, हमारे पास कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे। लेकिन तो उस कंडीशन में हमें चाहिए छोटा एयर कंप्रेसर, उसी के लिए प्रोवाइडेड होता है इमरजेंसी एयर कंप्रेसर। और वो इमरजेंसी एयर कंप्रेसर ब्लैकआउट कंडीशन के दौरान दोस्तों एयर को कंप्रेस करके इमरजेंसी एयर बॉटल में भेज देता है, और इस एयर को दोस्तों अब यूज किया जाता है एज ए स्टार्टिंग एयर फॉर डीजल जनरेटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था, ये पर्टिकुलर जो सिनेरियो मैंने आपको बताया इमरजेंसी एयर कंप्रेसर के लिए, क्योंकि ये बहुत बार एमईओ क्लास 4 में पूछा जाता है ये सवाल। तो इस चीज के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, और आपको अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारी अगली मशीनरीज के बारे में, क्योंकि हमने ये सारी मशीनरीज पढ़ ली है तो ये मशीनरी पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल सेम है। बस ये जो मशीनरीज थी दोस्तों, जैसे फ्रेश वाटर कूलर, फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप, फ्यूल ऑयल हीटर, विस्कोथर्म, ये सब दोस्तों डीजल जनरेटर के थे। और सेम दोस्तों ये यही सब डिवाइसेस और भी प्रोवाइडेड होते हैं मेन इंजन के लिए, तो वो सब डिवाइसेस दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइडेड है। पर्पस एग्जैक्टली इनका सेम है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन इंजन फ्यूल ऑयल हीटर का। यहाँ पे क्या पर्पस था हीटर का? डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल हीटर का फ्यूल ऑयल को हीट करना अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस तक। सेम पर्पस दोस्तों यहाँ पे भी है मेन इंजन फ्यूल ऑयल हीटर। जो मेन इंजन में जो फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है उसको हीट करना, वो इन दोनों हीटर का पर्पस होता है। एक टाइम पे एक ही हीटर यूज होता है, और टेम्परेचर कितना रेस करते हैं फ्यूल ऑयल का? अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस तक। दोस्तों विस्कोथर्म यहाँ पे भी होता है, मेन इंजन के लिए भी एक और विस्कोथर्म प्रोवाइडेड होता है, ताकि वो रेगुलेट कर सके जो मेन इंजन में फ्यूल ऑयल जा रहा है उसकी विस्कोसिटी रेगुलेट कर सके। तो दोस्तों ये विस्कोथर्म क्या करेगा? जो आपका फ्यूल ऑयल मेन इंजन में जा रहा है उसकी विस्कोसिटी मेजर करेगा, और अगर विस्कोसिटी कम या ज्यादा है तो इन फ्यूल ऑयल हीटर में स्टीम का सप्लाई रेगुलेट करके विस्कोसिटी को अपने जो है रिक्वायर्ड लेवल है वहां पर लेकर आ जाएगा। सेम पर्पस है दोस्तों विस्कोथर्म का भी। अगला दोस्तों मेन इंजन फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप। यहाँ पे दोस्तों था डीजल जनरेटर फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप, यहाँ पे है मेन इंजन फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप। जो पंप मेन इंजन का जो फ्यूल ऑयल है उसको सर्कुलेट करता है सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं मेन इंजन फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप। इतना ज्यादा सिंपल है दोस्तों, बस इसका सिर्फ एक पर्पस है कि ये जो मेन इंजन का फ्यूल ऑयल है उसको सिस्टम में आगे की तरफ सर्कुलेट करता है, उसको हीटर्स के थ्रू पास करता है, उसको मेन सिस्टम में भेजा जाता है। वो किसके थ्रू भेजा जाता है? इस पर्टिकुलर पंप से। और दोस्तों ये कितना प्रेशर बढ़ा देता है उस फ्यूल ऑयल का? अराउंड 5 बार तक उस फ्यूल ऑयल का प्रेशर बढ़ा देता है, 5 बार। अगले दो दोस्तों जो पंप है, और ऑफ कोर्स 2 पंप प्रोवाइडेड है, तो मतलब एक टाइम पे एक ही पंप यूज होता है, और दूसरा जो पंप है वो स्टैंड बाय पे रहता है, ताकि अगर एक खराब हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो है दोस्तों फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप। अब ये चीज एक नहीं है, ये चीज यहाँ पे नहीं थी, ये चीज प्रोवाइडेड है यहाँ पे फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप। दो दोस्तों फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप है। मैं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं टिक करके बता देता हूं। नंबर 1 फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप एंड नंबर 2 फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप। ये 2 फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप है। इसका दोस्तों पर्पस ये होता है कि ये सबसे पहले तो फ्यूल ऑयल जो है जो मेन इंजन में जा रहा है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, अराउंड 11 बार तक उसका प्रेशर बढ़ा देता है।
जी हाँ, यहाँ पर था 5 बार, उस 5 बार के प्रेशर को ये 11 बार तक बढ़ा देता है। उसके बाद दोस्तों ये फ्यूल पंप पे ट्रांसफर करता है उस ऑयल को। फ्यूल पंप आगे उस ऑफकोर्स आपको पता होगा कि ये जो फ्यूल पंप होता है वो उस ऑयल का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा के फिर इंजेक्टर को भेजता है और फिर वो जो ऑयल है वो कंबशन के लिए यूज होता है। लेकिन इसका पर्पस क्या है, उस जो ऑयल है, उस जो फ्यूल ऑयल है, उसका जो प्रेशर है उसको 11 बार तक बढ़ा देता है ताकि वो आगे और अच्छे से सिस्टम में जा सके और फ्यूल पंप को एक हाई प्रेशराइज्ड ऑयल मिल सके ऑलरेडी। तो दोस्तों ये पर्पस होता है फ्यूल ऑयल बूस्टर पंप का। अब दोस्तों जो अगला पोर्शन है वो आता है हमारा ये बीच का पोर्शन। तो दोस्तों इस पोर्शन में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सारी ये है मेन इंजन का टॉप का पार्ट, बस एक चीज को छोड़कर, जो कि ये है सिलेंडर ल्यूबल डेली टैंक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन सा टैंक है। अगर दोस्तों आपने डेक 1 देखा होगा तो मैंने वहां पे सिलेंडर ल्यूबल के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया था, फिर से वो चीज नहीं बताऊंगा, वो चीज पूरी एक्सप्लेन कर ली थी सिलेंडर ल्यूबल के बारे में, किस तरीके से सिलेंडर का ल्यूब्रिकेशन होता है, कौन सा ऑयल होता है, ये रीयूजेबल नहीं होता है, ये सारी चीजें ही होती है दोस्तों नॉर्मली, ये रीयूजेबल नहीं होता है, एल्केलाइन इन नेचर होता है, और दोस्तों ये जो क्विल्स होती है लाइनर में उसके थ्रू ये ऑयल पहुंचाया जाता है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम यूज करते हैं यहाँ पे TBN 70 या फिर TBN 50। तो जो भी ऑयल समझिए हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारी शिप समझ लीजिए एका एरिया में जा रही है और अब आपको TBN 50 यूज करना है, तो दोस्तों वो जो सिलेंडर ऑयल है वो आप इस पर्टिकुलर टैंक में लाकर रख देते हैं। छोटा सा टैंक है दोस्तों, इस टैंक में आप वो ल्यूब ऑयल को लाकर स्टोर करते हैं और यहाँ से दोस्तों अब वो टैंक जाता रहता, जो ऑयल है वो जाता रहता है मेन इंजन में सिलेंडर लाइनर के ल्यूब्रिकेशन के लिए। बस इतना ही है दोस्तों, वो जो ल्यूब ऑयल है उसको स्टोर करके रखता है सिलेंडर ऑयल को। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो बीच में राउंड बने हुए ये सब क्या है। ये है दोस्तों मेन इंजन के यूनिट्स। इस मेन इंजन में कितने यूनिट्स हैं? 6 यूनिट है, यानी कि 6 सिलेंडर है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये जो है 6 यूनिट है, 6 सिलेंडर है इस इंजन के। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये क्या है। एक तो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है और एक जो है सर्कल बना हुआ है। हर एक इंजन के सामने, हर एक इंजन यूनिट के सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स है और एक सर्कल बना हुआ है। इनका क्या मतलब है? तो रेक्टेंगल बॉक्स का दोस्तों मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर पंप। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर पंप। रेक्टेंगल जितने भी है ये सब क्या है? फ्यूल इंजेक्टर पंप है। और ये जो है जो सर्कल बने हुए हैं वो क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएटर पंप। ये हम दोस्तों समझते हैं कि क्या होता है फ्यूल इंजेक्टर पंप। मैंने आपको बताया कि बूस्टर पंप जो होता है वो प्रेशर इंक्रीज कर देता है 11 बार तक। 11 बार तक प्रेशर इंक्रीज करके दोस्तों वो कहां पे भेजता है? फ्यूल पंप में। फ्यूल पंप दोस्तों वो जो ऑयल है उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे ऑपरेट होता है दोस्तों? 2 टाइप के फ्यूल पंप होते हैं, बॉश टाइप एंड जर्क टाइप। दोस्तों हम वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, वो पूरे फ्यूल पंप के बारे में जब हम आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना है कि फ्यूल पंप जो होता है वो उस फ्यूल का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैम ऑपरेटेड ये होता है दोस्तों, जो आपके जो कैम्स होते हैं शिप पे, जो 2 कैम होते हैं पर यूनिट के लिए। एक कैम होता है दोस्तों आपके फ्यूल पंप के लिए और दूसरा कैम होता है दोस्तों एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। तो ये कैम ऑपरेटेड होते हैं दोस्तों फ्यूल पंप। ये जो है उस फ्यूल ऑयल का जो कि यहाँ से आ रहा है बूस्टर पंप से, उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। और उसके बाद वो जो ऑयल होता है उसको सप्लाई किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर को, एंड फाइनली इंजेक्टर से वो जो ऑयल है वो कंबशन चेंबर में इंजेक्ट हो जाता है। तो ये है इसका पर्पस फ्यूल ऑयल इंजेक्टर पंप का, कि ये जो फ्यूल ऑयल इंजेक्टर है उसको ऑयल ट्रांसफर करता है ऑयल का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने के बाद। अगला दोस्तों हम बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएटर पंप। एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएटर पंप, तो जो दोस्तों हमारा मेन इंजन पे जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो हाइड्रोलिकली ओपन होता है और दोस्तों न्यूमेटिकली क्लोज्ड होता है। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूंगा, शिप का जो मेन एग्जॉस्ट वाल्व होता है अपने हर एक सिलेंडर का, वो हाइड्रोलिकली ओपन होता है और न्यूमेटिकली क्लोज्ड होता है। तो हाइड्रोलिकली ओपन करने के लिए दोस्तों हमको एक एक्चुएटर पंप चाहिए। वो जो पंप है दोस्तों वो है ये एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएटर पंप। इसके बारे में हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम एग्जॉस्ट वाल्व का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप ये समझ लीजिए कि वाल्व को ओपन करने के लिए जो एक्चुएटर पंप चाहिए रहता है एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करने के लिए, वो ये पंप है एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएटर पंप। जितने भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो सारे हैं एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएटर पंप उस पर्टिकुलर सिलेंडर यूनिट के। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो है स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड। तो सबसे पहले अगर आप शिप पे जा रहे हैं तो आप ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, मैनिफोल्ड। अलग अलग टाइप के मैनिफोल्ड होते हैं। तो मैनिफोल्ड दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैनिफोल्ड सबसे पहले होता क्या है। एक बहुत बड़ा पाइप है जिसके अंदर से कोई भी एक चीज जा रही है, जैसे कि समझ लीजिए एयर, और उस पाइप में से दोस्तों अलग अलग जगह पे एक छोटे छोटे पाइप्स निकल रहे हैं अलग अलग जगह पे वो एयर को ट्रांसफर करने के लिए। उस चीज को दोस्तों हम बोलते हैं मैनिफोल्ड।
तो स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड का मतलब क्या हुआ, जो आपकी एयर बॉटल से, मेन एयर बॉटल से जो एयर आ रही है स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग एयर आ रही है, वो स्टार्टिंग एयर सबसे पहले कहां पे आएगी, स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड में। और यहां से दोस्तों वो जो एयर है, छोटे छोटे दोस्तों ब्रांच पाइप्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए ये जो है मेन स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड है, और यहां से दोस्तों पाइप लगे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन गई फर्स्ट यूनिट में, सेकंड लाइन गई सेकंड यूनिट में, थर्ड लाइन गई थर्ड यूनिट में, फोर्थ लाइन गई फोर्थ यूनिट में, फिफ्थ गई फिफ्थ यूनिट में, एंड सिक्स गई सिक्स यूनिट में। तो इसी तरीके से दोस्तों एयर पूरी इस पर्टिकुलर मैनिफोल्ड में रहती है, स्टार्टिंग एयर इस पूरे मैनिफोल्ड में रहती है, और यहां से दोस्तों वो जो स्टार्टिंग एयर है वो अलग अलग सिलेंडर में जाती है, एक रिस्पेक्टिव सिलेंडर में जाती है। यही दोस्तों पर्पस है स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड का। अब दोस्तों एक और चीज आ जाती है जो कि नीचे प्रोवाइडेड है, एक छोटी छोटी सी, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या है दोस्तों, एयर चेक वाल्व। फिर से मैं आपके लिए रिपीट करूंगा, ये है एयर चेक वाल्व। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक नॉन रिटर्न वाल्व एयर बॉटल और स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड के बीच में। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एयर चेक वाल्व होता है एक नॉन रिटर्न वाल्व मेन एयर बॉटल और स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड के बीच में। क्यों ये एक नॉन रिटर्न वाल्व प्रोवाइडर होता है दोस्तों, शिप की वर्किंग के दौरान जब भी आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कभी चांसेस हो सकते हैं स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड के एक्सप्लोजन के। दोस्तों एक्सप्लोजन क्या होता है, स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड एक्सप्लोजन क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे मरीन आईसी इंजन्स में, जब हम स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड, एक जो सेपरेट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम जब डिस्कस करेंगे तब हम वो इन डिटेल बताएंगे उसके बारे में। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए, स्टार्टिंग जब भी मेन इंजन हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों चांसेस हो सकते हैं कि स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड का जो है स्टार्टिंग एयर एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उस एक्सप्लोजन में दोस्तों बचने के लिए समझ लीजिए स्टार्टिंग के टाइम पे एक्सप्लोजन हो गया, स्टार्टिंग के टाइम पे एक्सप्लोजन हो गया, स्टार्टिंग एयर लाइन एक्सप्लोजन हो गया, तो उस एक्सप्लोजन को दोस्तों, वो एक्सप्लोजन जो है वो एयर बॉटल तक पहुंच ना पाए, इसलिए दोस्तों बीच में एक नॉन रिटर्न वाल्व प्रोवाइडेड होता है। ये नॉन रिटर्न वाल्व वो जो एक्सप्लोजन होता है उसको एयर बॉटल तक पहुंचने से रोक लेता है। बस इतना सा पर्पस है एयर चेक वाल्व का। इट एक्ट्स एज अ नॉन रिटर्न वाल्व बिटवीन एयर बॉटल एंड स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड। तो अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड एंड ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है दोस्तों, हर एक यूनिट से, हर एक सिलेंडर यूनिट से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है वो सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसें एक कॉमन मैनिफोल्ड में आती है जिसका नाम है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। बस इतना सा काम है, हर एक यूनिट की एग्जॉस्ट गैस इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आती है, और यहां से दोस्तों वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो कहां पे जाती है, टर्बो चार्जर में। जी हाँ दोस्तों, दो टर्बो चार्जर प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो T/C लिखा हुआ है इसका मतलब है टर्बो चार्जर। ये है दोस्तों नंबर 1 टर्बो चार्जर और ये है दोस्तों नंबर 2 टर्बो चार्जर। दो टर्बो चार्जर प्रोवाइडेड होते हैं। टर्बो चार्जर दोस्तों इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, डिटेल में तो ऑफ कोर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे वर्क करता है। एक नॉर्मल दोस्तों एक शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट पे दो साइड होती है, एक होती है टरबाइन साइड, एक होती है कंप्रेसर साइड। तो जो दोस्तों टरबाइन साइड होती है उस पे एक टरबाइन माउंटेड होता है और कंप्रेसर साइड पे भी दोस्तों ब्लेड्स माउंटेड होती है। अब दोस्तों टरबाइन साइड पे आके एग्जॉस्ट गैसेस हिट करती है। जो एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकल रही है वो कहां पे जाएगी, सीधी टर्बो चार्जर के टरबाइन साइड पे, और टरबाइन को जाके हिट करेगी। उससे दोस्तों वो टरबाइन रोटेट होना शुरू होगा, और क्योंकि टरबाइन शाफ्ट से कनेक्टेड है और शाफ्ट उस कंप्रेसर से कनेक्टेड है तो कंप्रेसर भी रोटेट होना शुरू होगा। जो कंप्रेसर साइड है सेम टरबाइन की, कंप्रेसर मतलब एयर कंप्रेसर नहीं होता है इसके जैसा रेसिप्रोकेटिंग, वो रोटरी कंप्रेसर होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्लेड्स फिट होती है इंपेलर, जो आपका शाफ्ट है उसके ऊपर इंपेलर की तरह, और दोस्तों वो भी कंप्रेसर रोटेट करने लगता है। और उसको जब वो कंप्रेसर रोटेट करता है तो दोस्तों वो जो आउटसाइड जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको कंप्रेस करके एज ए स्कैवेंज एयर सेंड करता है मेन इंजन में स्कैवेंज पोर्ट्स के थ्रू। तो दोस्तों ये होता है मेनली पर्पस टर्बो चार्जर का। ये अबंडेंस में एयर प्रोवाइड करता है मेन इंजन को, ताकि मेन इंजन कभी भी एयर स्टार्व ना हो, एयर हमेशा अबंडेंस में प्रोवाइड हो कंबशन के लिए। तो वो पर्पस होता है टर्बो चार्जर का। डिटेल में हम दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो कहां पे जाती है, टरबाइन साइड ऑफ टर्बो चार्जर। अभी के लिए इतना ही टर्बो चार्जर में।
तो ये था दोस्तों आपके लिए डेक 2। मैंने सारी की सारी मशीनरीज एक्सप्लेन कर दी है डेक 2 पे। जितनी भी मशीनरी थी, बहुत सारी दोस्तों आप देख सकते हैं मशीनरीज है डेक 2 पे। हर एक मशीनरी का बेसिक पर्पस मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, और हर एक मशीनरी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम इन सारी मशीनरीज पे वीडियोस लाए तो आप नोटिफाइड रहें और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर दोस्तों कोई भी डाउट है आपको मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइए, हम उन पे भी वीडियोस बनाएंगे और आपके डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये सारे जो क्वालिटी कंटेंट है उसको लेकर आने में। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत। ऐसे ही और ही बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।